हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? थोड़ा टाइम गैप हो गया बीच में बिकॉज़ दिसंबर मंथ चल रहा है। हमारी सीए की ऑडिटिंग का वर्क लोड ज़्यादा होने से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज के वीडियो में कुछ मोटिवेशन और कुछ पढ़ाई। तो मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एक जगह मैंने एक डायलॉग लिखा देखा था, एक पंक्तियाँ लिखी देखी थी, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर वन, बेरोजगार मोबाइल पर देखते हैं लूडो और ताश। ताश वही, बेरोजगार मोबाइल पर देखते हैं लूडो और ताश, और फिर दुनिया से कहते हैं हमें है नौकरी की तलाश। और फिर दुनिया भर से कहते हैं हमें नौकरी की तलाश है। हमारा जो युवा है, जो यूथ है, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाहता है, उसे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भरपूर तैयारी करनी चाहिए, बट वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल टाइम गेम वाले एप्लीकेशन में कंज्यूम कर रहा है। अरे भाई, देखना है तो आप यूट्यूब पर स्टडी वाले वीडियो देखिए, बट उनको कैसे देखें, उनमें तो मन ही नहीं लगता। और सभी को एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और गवर्नमेंट जॉब उनकी लग जाए। तो बच्चों और मित्रों, फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी आप अपने आसपास सफल लोगों को देखते हैं, आप उनके पीछे की मेहनत भी उनसे पूछिए कि किस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत करके कई सालों की तपस्या के बाद वो सरकारी पद पाया है। और आप सोचते हो कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, इधर वैकेंसी आए, इधर आप 15 दिन की कोई तैयारी करो और कोई मतलब मैजिक हो जाए और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो भूल जाओ आप। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं जो मेरी वीडियो देखते हैं और जिनको मुझ पर फेथ है, कि आप लगातार स्टडी कीजिए। उसमें बिल्कुल भी आपके गैप नहीं होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए। जो रिदम के साथ पढ़ाई करेगा, डे वन से लेकर एग्जाम डेट तक पढ़ाई करेगा, सक्सेस उसी के हाथ लगेगी। और जो 5 दिन बिना मोटिवेशन बस वीडियो देखा, 5 दिन तक बिल्कुल चार्ज रहा और छठे दिन का ठीक है यार, अभी कौन सी वैकेंसी आई है, बैठ जा, टाइम पास कर, गेम्स चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले आईपीएल के, उनमें दिमाग लगा, इधर उधर तफरी कर ली, फेसबुक देख लिया, तो वो स्टूडेंट कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा। तो सफलता के लिए आपको कंटिन्यू स्टडी करनी चाहिए। मैं देखता हूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, नीचे आप देख लेना। तो स्टूडेंट जवाब नहीं देते, मैं उसमें डेली के 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन के आंसर दिए हुए होते हैं, तीसरे क्वेश्चन में मैं वोट वाला ऑप्शन देता हूँ, ताकि स्टूडेंट कम से कम उस क्वेश्चन को ढूंढे और प्रयास करे कि उसका आंसर कहाँ से मिलेगा। बट स्टूडेंट ऐसा नहीं करता, केवल 150 या 200 तक ही स्टूडेंट उसके जवाब को दे पाते हैं। और मेरा यही है कि 24 आवर्स के बाद में उस क्वेश्चन को हटा दिया जाए, क्योंकि हम उन्हीं के लिए मेहनत करें जो वास्तव में इसको चाहते हैं। बस देखते जरूर हैं, व्यूज़ तो नज़र आ जाते हैं कि भाई इतने लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, बट आंसर नहीं देंगे, पोल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को ढूंढेंगे नहीं। और यदि मैंने गलती से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, तो बस वो भी जस्ट हाफ हो जाएंगे, मतलब 150 की जगह 75 ही लोग उसका आंसर देंगे, 75 लोग ही उसका आंसर देंगे। तो बड़ा अचंभा होता है कि फ्री है, पढ़ाई की चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, और मेहनत करके अच्छे क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं, बट स्टूडेंट जो हैं वो मेहनत ही नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कोई एक शॉर्टकट मिल जाए और कहीं से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए और वो पास हो जाएं, तो बड़ा मुश्किल है। वैकेंसी की यदि हम बात करें, तो वैकेंसी में जेवीएनएल पाइपलाइन में है, आपका जो कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी पाइपलाइन में है, एक रिको वाला एग्ज़ाम पाइपलाइन में है, और अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कॉलेज लेक्चरर के अलावा जो स्कूल लेक्चरर है उसकी भी वैकेंसी आने के चांसेस बन रहे हैं। तो कई सारी वैकेंसीज पाइपलाइन में है। ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक किसी की डेट नहीं आई या किसी के बारे में सर्कुलर नहीं आया। अभी जेवीएनएल के बारे में हर महीने कोई ना कोई अखबार में सर्कुलर आ जाता था, विद्युत विभाग में निकलेगी, बट डेट नहीं आ पा रही है, तो स्टूडेंट मोटिवेट नहीं हो पाते, रिचार्ज नहीं हो पाते। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी इसकी
नोटिफिकेशन आ गया बच्चों, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन जब भी आ गया, ये जेवीएनएल जो डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग जिसे बोलते हैं, मुंह से जेवीएनएल निकलता है, बाकी विद्युत विभाग है इसका नाम, उसके एग्ज़ाम बड़े ही फास्ट होंगे। उसका सिलेबस आप लोगों को पता है कितना बड़ा है, जिसने इसका सिलेबस नहीं देखा वो मेरे पिछले वीडियो में देख ले, जेवीएनएल का सिलेबस मैंने बताया हुआ है। तो कितना बड़ा और वास्ट सिलेबस है, उसकी तैयारी करें अच्छी तरह से। ये तो बहुत ही गोल्डन चांस है यदि आपको वास्तव में गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए तो, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि इतने सारा तैयारी का आपको टाइम मिल गया, इतने सारे वीडियो डिफरेंट टीचर्स के आपको मिल गए, कई अच्छे अच्छे वीडियो दूसरे टीचर भी डालते हैं, हम भी डालते हैं, आप मेहनत कीजिए। क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन चीज़ों में कुछ ही स्टूडेंट्स का मन लग पाता है। तो आज के लिए इतनी ही डांट काफ़ी है, अब थोड़ा बहुत स्टडी हो जाए। तो मैं जो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, उनमें जो वोटिंग वाले क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं नहीं देता, आज उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन कर लिया जाए। काफ़ी बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी, तो ठीक है, आज की क्लास में हम उसी को ले लेते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 187 है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पूछा था। देखेंगे आप, क्वेश्चन में है एज पर सेक्शन 143, एज पर सेक्शन 143 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इफ एन ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस do not comply with the provision of section 143(12), he shall be punishable with a fine which shall not be less than but which may extended to, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि यदि कोई जो लेखा परीक्षक है या कॉस्ट अकाउंटेंट है 143(15) के सेक्शन में 143(12) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो कितना जुर्माना लगेगा, मैंने पूछा था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया। तो इसका आंसर यदि आप नेट वगैरह पर सर्च करोगे तो आंसर ए आएगा कि 1 लाख से लेकर ये 25 लाख तक हो सकता है। आंसर विल बी ए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हो गया। ये मैंने उस टाइम बच्चों को डांटा भी था कि बच्चों मान जाओ और तैयारी करो। तो स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान नहीं देते, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। ठीक है, देखो मैंने एक नोटिफिकेशन भी डाला था स्टूडेंट्स के लिए। नोटिफिकेशन था ये रहा कि पोलिंग क्वेश्चंस कठिन डिजाइन किए जाते हैं, उचित प्रयास करके अपना उत्तर प्रस्तुत करें। तो बोला था मैंने, इस कारण आपको ध्यान देना चाहिए था। ओके, द नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं, थोड़ा कट रहा है। अब ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 190, ए बैंकिंग कंपनी नीड टू ट्रांसफर ए मिनिमम ऑफ, एक बैंकिंग कंपनी को अपने लाभ का कितना प्रतिशत भाग रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होगा। तो बच्चों इसका भी आपको पता होगा, 10% इसका आंसर है। आंसर विल बी 10%। ठीक है, 10% इसका आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करने की तारीख के बीच के समय अंतराल। देखिए ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट हट गया है। वैसे मैं बता दूं, होल्डिंग और जो कंपनी है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती है, तो दोनों की बैलेंस शीट के बीच का टाइम गैप कितने पीरियड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आंसर है 2, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 का सर ये कंटिन्यूटी में नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि हम केवल वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि आपके वोटिंग वाले क्वेश्चंस थे। बाकी के ऑप्शंस हमने दे रखे थे करेक्ट क्या है, तो उसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। देन 196 क्वेश्चन है, द बेसिक, आपके सामने स्क्रीन पर है, द बेसिक डिफरेंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ये काफ़ी बच्चों के गड़बड़ हुआ था। मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपकी सीमांत लागत है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दोनों की ट्रीटमेंट में किस चीज़ का डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है। जो स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेगा उसे मालूम होगा कि जहां पर जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट का जो एब्जॉर्प्शन है वो अलग तरीके से होता है। वहां पर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो 196 क्वेश्चन हो गया। देन हम आगे चलते हैं। 199 क्वेश्चन, 199 क्वेश्चन देखिए।
इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट इज 1000, यदि जो कॉस्ट है वो 1000 यूनिट की 1000 है और 1500 यूनिट की 1500 है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? अब आप मुझे बताइए, 1000 यूनिट की कॉस्ट 1000 है और 1500 यूनिट की 1500 है, तो पर यूनिट 1 रुपये हुआ। तो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन ये है, कई लोग इसे फिक्स कॉस्ट बोल देते हैं, तो फिक्स कॉस्ट तो होगी नहीं, क्योंकि जहां पर यूनिट कांस्टेंट रहता है वो पूरी की पूरी कॉस्ट वेरिएबल होती है। तो यहां पर जो फिक्स कॉस्ट का आंसर आएगा वो आएगा 0। आंसर विल बी 0, आंसर 0 होगा इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्यों होगा 0? कई बच्चे सोच रहे हैं सर देखो 1000 पर 1000, 1500 पर 1500, अरे भाई पर यूनिट कांस्टेंट है ना। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि यूनिट बढ़ने पर और कम होने पर कांस्टेंट रहती हो। यदि यहां पर ये आता 1000 यूनिट पर भी 1000 है और 1500 यूनिट पर भी 1000 है, तब आप बोल देते कि फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी 1000 है। बट यहां पर तो बोलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पर यूनिट पहले भी 1 रुपए थी और अब भी 1 रुपए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 202, ये देखिए, राम लिमिटेड हैज करंट रेशियो 4.5। तो करंट रेशियो का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, और आपका फार्मूला है CA/CL। CA/CL आपका है 4.5/1, ठीक है। अब मुझे बताइए, इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर फार्मूला बना CA माइनस 4.5 CL इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। देन क्विक रेशियो का जो फार्मूला आपको पता होगा, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 3/1। तो इसका इक्वेशन जो बना वो बना QA क्विक एसेट माइनस 3 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 0। और अब आप लोगों को पता होगा कि क्विक एसेट का मतलब होता है कि करंट एसेट में से स्टॉक लेस कर दिया जाए। तो हम इस करंट एसेट्स में से स्टॉक को लेस कर देते हैं। स्टॉक आपके 72,000 है, तो क्विक एसेट आपने लिया और माइनस का आपने नहीं प्लस का 72,000 लिखा, तो ये आपका करंट एसेट बन गया। और माइनस 4.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई क्विक एसेट माइनस 4.5 CL इज इक्वल टू माइनस का 72। ये मैं इतना बड़ा करवा रहा हूँ, बाकी इतना बड़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। आपको नेट आंसर भी निकलता है, बट मेरा लॉजिक समझाने का ऑब्जेक्टिव, बाकी इसका शॉर्टकट भी मैं आपको अभी बता दूंगा। दूसरी इक्वेशन आपके सामने ये रही, तो ये रहा क्विक एसेट माइनस 3 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो करंट लाइबिलिटी का आंसर आ जाएगा 48,000। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद कहीं सीधे भी बताते हैं कि 4.5 में से 3CL लेस कर दो, बट आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 48,000। अब इतनी मैथ्स तो मेरे ख्याल से है। ये JVNL के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट ग्रेड आपका जो कॉलेज लेक्चरर ABCD के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं 205 आपकी स्क्रीन पर है। कॉस्ट यूनिट फॉर वाटर सप्लाई इंडस्ट्री, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, 1000 गैलन, ठीक है। पर्टिकुलरली यही है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो देखिए ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग, आपको ये कह रहा है अरेंज दीज रेशियो इन सीक्वेंस टू लिक्विडिटी ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में का। सर अवरोही क्रम का मतलब क्या है? एक तो आरोही होता है, एक अवरोही होता है। अवरोही मतलब उल्टा। तो यहां पर क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि भाई मोस्ट, उसके बाद लीस्ट, उसके बाद उससे भी लीस्ट, तो सबसे ज्यादा यहां पर होगा करंट रेशियो, देन उसके बाद में क्विक रेशियो, देन सुपर क्विक रेशियो, देन बेसिक डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशियो। तो रेशियो वाले चैप्टर में ये है। तो सबसे जो लिक्विड निकाला जाता है, बेसिक लिक्विड रेशियो निकाला जाता है, वो करंट है। उससे भी ज़्यादा लिक्विड देखना है तो क्विक है, उससे भी ज़्यादा देखना है तो सुपर क्विक है, और उससे भी ज़्यादा देखना है तो फर्स्ट वाला है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपको अकॉर्डिंगली इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा। तो फिर सेकंड है सबसे पहले, देन उसके बाद में 4 है, देन उसके बाद में 3 है, और देन सबसे पहले 1 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला A। तो देखा आपने, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं।
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों ने काफी गड़बड़ किया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसिडर टू बी बेस्ट? कौन सी गुडविल को? अरे भाई, संस्थागत ख्याति यानी जो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है उसे बेस्ट माना जाता है। ज्यादातर बच्चों ने डॉग गुडविल आंसर दिया। डॉग इज रॉन्ग, आंसर विल बी कैट गुडविल। ठीक है ना, जो संस्थागत ख्याति होती है, ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल होती है, वो कैट गुडविल होती है। आंसर 2 होगा इसका, कैट गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो आप मुझे पढ़ के बताइए। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर विल डिक्रीज डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये तो सही है। हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट हायर प्रॉफिट, दिस इज रॉन्ग। तो आपको नॉट ट्रू ही तो ढूंढना है भाई। हायर ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है ज्यादा खर्चे, और ज्यादा खर्चे मतलब कम लाभ। तो यहां पर तो ज्यादा खर्चे मतलब ज्यादा लाभ, तो यही तो नॉट ट्रू है। तो आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला, कि उच्च परिचालन अनुपात उच्च लाभ को इंगित करता है। तो ये है, हिंदी में भी हमने लिया है, ड्यूल लैंग्वेज हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, ड्यूल लैंग्वेज का फायदा ये है कि कोई चीज़ आप लोगों को ढंग से इंग्लिश में नहीं आ रही तो हिंदी में आ जाएगी। बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें आपके पास में ठीक ठाक अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में कई बार इतने ज़्यादा शुद्ध शब्द निकल के आ सकते हैं। जैसे डिबेंचर को डिबेंचर भी कहते हैं, ऋणपत्र भी कहते हैं, क्या पता एक दो नाम और हो हिंदी में, तो भरोसा नहीं है। तो इंग्लिश को प्रेफर करना चाहिए। बाकी तो ये सेंटेंस ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल इज बेटर न्यूमरेटर देन सेल वाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक टर्नओवर, ये ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल एक बेटर न्यूमरेटर है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट विद इन 1 ईयर में हो जाना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ है। लॉन्ग टर्म 1 वर्ष के भीतर जरूरी नहीं है, 1 वर्ष के बाद ही होता है लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन 214, which one of the following activities should be shown separately in the cash flow statement prepared as per accounting standard third? अब आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में 3 एक्टिविटी बताई गई है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। भाई ये वाली एक्टिविटी बोरोइंग वाली होती नहीं है, मिसलेनियस होती नहीं है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस बी, सी और डी है। आंसर विल बी 3। तो हिंदी में भी यही है कि कौन सी गतिविधियां लेखा मानक के अकॉर्डिंग बताई गई है। तो लेखा मानक के अकॉर्डिंग तो बी सी डी परिचालन है, वित्त वाली है, निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2215 नंबर का है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का है। डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी। इट मेजर द एबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी सेंटेंस करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन। तो पहला सेंटेंस है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इंडिकेट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यानी दीर्घकालीन शोधन क्षमता का पता डेब्ट इक्विटी से ही पता चलता है, तो एकदम परफेक्ट है। इट मेजर द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे ऑफ द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये पता लगा था कि कंपनी अपने दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करने में सक्षम है या नहीं। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, और बी जो है, जो ए आर है, ए और बी की जगह ए और आर दिया, तो आर है एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कोशिश की है कि अच्छी अच्छी बुक से मिले। द नेक्स्ट क्वेश्चन 220, कौन सा कथन करेक्ट नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन, ये ज्यादातर बच्चों ने गड़बड़ किया है। अब जिनको मार्जिनल कॉस्टिंग के फार्मूले पता नहीं है वो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ ही करेंगे। आपको फार्मूले पता होने चाहिए। तो यहां पर ये देखिए कि एमओएस का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फार्मूला भी चेंज इन कंट्रीब्यूशन होता है, चेंज इन सेल बिल्कुल परफेक्ट है, ब्रेक इवन पॉइंट का परफेक्ट है। जो ये लास्ट वाला है, रिक्वायर्ड सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, जो ये लास्ट वाला है, इसका एक्चुअली में फार्मूला होता है डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये होता है जी इसका फार्मूला। अब यहां पर फिक्स कॉस्ट तो था नहीं, तो इस वजह से ये गड़बड़ हो गया था। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 223 में देखिए आप,
एज पर सेक्शन, देखिए ध्यान से देखिए, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट, 52 ऑफ द कंपनी एक्ट, सिक्योरिटी, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपको मालूम है कि डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट में से ही दिया जा सकता है, कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं दिया जा सकता। तो आंसर होगा ये। तो आप ये देखिए कि कैन नॉट बी यूटिलाइज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ही होगा, बाकी तो आपका डिस्काउंट वगैरह हुआ है, बोनस है, तो कैपिटल में तो काम आता ही आता है, क्योंकि ये एक कैपिटल रिसिप्ट है, तो बाकी जगह तो काम ले ही सकते हैं, बस डिविडेंड के पेमेंट में काम नहीं ले सकते हैं। तो 223 हुआ। 226 भी एक अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एक्स और वाई का जो रेशो है वो आपके सामने है 7/3, जेड 3/7 के लिए आया, और इसके अलावा 2/7 वो एक्स से ले रहा है और 1/7 वो वाई से ले रहा है। तो नया रेशो क्या होगा? तो देखिए बिल्कुल आसान, आराम से कीजिए आप। एक्स लिखा, 7/10 लिखा, y लिखा, 3/10 लिखा, देन इसमें से 2/7 लिया, इसमें से 1/7 लिया, z को 2/7 मिल गया और 1/7 मिल गया। तो आप देख लीजिए 3/7 हो रहा है। भाई जो इनमें से लेस हो रहा है, इनके यहाँ से जो लेस होगा वो इसमें ऐड होगा। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हम ले लेते हैं 70 का, ये 49, ये 20, तो ये आ गया 29/70। देन ये लिया, इसमें भी 70 का, 21 और ये 10, 11/70। अब आपको मालूम है कि सर ये तो 3/7 आ गया, लेकिन एलसीएम इक्वल करने के लिए यहाँ और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो 30, यहाँ 70, तो रेशो क्या बना? 29, 11, 30। वेरी गुड। ये देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, और वो भी फास्ट स्पीड से, बिल्कुल रफ्तार से। द नेक्स्ट क्वेश्चन 229, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। AS3 वेयर वुड यू फाइंड ए बैंक करंट अकाउंट। देखिए बैंक करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपको कहाँ मिलेगा? अब कई बच्चे इसमें चकरघिन्नी खा गए भाई साहब कि बैंक का डेबिट है भाई साहब, फाइनेंस होगा, क्या होगा? अरे भाई कैश और कैश इक्विवेलेंट में मिलेगा। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में एक बात का ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि जब आपको ये पता हो कि मेरा आंसर सही है, ये तो अच्छी बात है, बाकी की गलत क्यों है, यदि ये पता चल जाए तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 232 है, कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चों ने गड़बड़ किया था। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दिया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनियों के रजिस्ट्रार को दिया जाता है। देन 235 है, इंड एएस विल अप्लाई टू। इंड एएस किस पर अप्लाई होता है? तो ये कंसोलिडेटेड पर भी होता है, एज वेल एज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी पर भी अप्लाई होता है। ध्यान रखना, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट JVNL में भी आता है, एज वेल एज आप लोगों के जो कॉलेज लेक्चरर ABST में भी आता है। और ध्यान दें, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की एक क्वेरी मेरे पास एक स्टूडेंट की आई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर भी डाला था कम्युनिटी में, तो बच्चों ने बोला सर ये तो कॉस्ट कंसेप्ट होगा, तो कॉस्टिंग है तो कॉस्ट कंसेप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है, सेम ईयर के खर्चे सेम ईयर में चार्ज हो जाने चाहिए। तो आंसर होगा ए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना और पेशेंस रखना, नई चीज़ों को सीखने का पता रखना, मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कलेक्टेड एज ए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। तो आप प्रीमियम कितनी ले सकते हैं, इसमें भी गड़बड़ कई बच्चों की। तो अनलिमिटेड प्रीमियम ले सकते हो, आप में दम होना चाहिए, आप में ताकत होनी चाहिए। प्रीमियम मन चाहे जितनी लो, ठीक है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 90 रुपए की प्रीमियम लेकर के 100 रुपए में इश्यू करो, आप में दम और ताकत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 244, बैलेंस शीट शो द बैलेंस
एंड लाइबिलिटीज फॉर, बड़े दुख की बात है भाई, ये क्वेश्चन भी बच्चों ने गड़बड़, 1 साल की बैलेंस शीट बनती है। हे भगवान, मैंने सिर पकड़ लिया भाई। मतलब इसका आंसर बच्चे सी बता रहे हैं, क्या करें ऐसे बच्चों का। 1 साल की बनती है बैलेंस शीट, आप देखिए टेलीग्राम चैनल पर ओपन करके देखिए, सबसे ज़्यादा आंसर जो मिले हैं वो इसके मिले हैं। 1 वर्ष की बनती है बैलेंस शीट। अरे बैलेंस शीट निश्चित तिथि की बनती है, एज ऑन लिखा रहता है, ऐसी बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता नहीं। तो बच्चों, कड़ी स्टडी की रिक्वायरमेंट है, आज से पढ़ाई कीजिए। वैकेंसी तब आएगी तब, यदि आपके पास में और कोई टास्क अभी कोई मोटा नहीं है और आप साइड बाय साइड अच्छी स्टडी कर सकते हैं, तो एक रूटीन फिक्स कीजिए, डेली स्टडी कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आंसर दीजिए, ताकि आप लोग हमेशा रिचार्ज रहें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। ठीक है। और ये है कि यदि आप जेवीएनएल और कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो पूरा जो कोर्स है वो पाठशाला क्लासेस पर अवेलेबल है। ये इनके मोबाइल नंबर है। पाठशाला क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आप चाहें तो परचेज क्लास लेकर के घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। और ड्यूल मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आज थोड़ी डांट भी हुई, थोड़ी पढ़ाई भी हुई। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं और टीचर होने के अधिकार से मेरा ये अधिकार है कि मैं आपको डांट सकता हूं। तो एक बार वापस से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, रेगुलर स्टडी कीजिए, लगातार स्टडी कीजिए, जीतेगा वही जो लगातार स्टडी करेगा। वैकेंसी का वेट ना करें, तैयारी जारी रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप परचेज करके ही करें, सेल्फ स्टडी करें। टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी स्टडी करें, बीकॉम की, एमकॉम की बुक्स पढ़ें। ठीक है। और यदि आपका बजट अलाउ करता है देन आप इसको कर सकते हैं, और वास्तव में आपको यदि नीड है तो। ठीक है। इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं विद इन वीक एक नया वीडियो भी डाल दूं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।